बस इतना ही। अल्लाह हाफिज। लंदन आई में खुश आमदीद। मेरे साथ है मेहमान शख्सियत डॉक्टर खुरम निसार साहब, जो लंदन के नवाई टाउन लुटन के एक अस्पताल जिसका नाम है L&D, उसके रीमेटोलॉजिस्ट हैं। यानी कि ये हड्डियों के दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द, उसके बारे में इनकी स्किल्स है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मैं खुद और अपने नाजरीन की के बिहाफ पर आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप इस वक्त बरतानवी डॉक्टर, जो ब्रिटिश डॉक्टर हैं, वो बहुत ही बिजी हैं, लेकिन आपने इंसानियत के काज के लिए इस प्रोग्राम में शिरकत की और एक सीरियस हम करेंगे ताकि हमारी और आपकी बख्शिश का शायद ये जरिया बन जाए ये प्रोग्राम। क्योंकि हमारे लोगों को अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा हड्डियों का, जोड़ों का, पट्टों का दर्द होता है। तो आपसे अगर मैं सबसे पहले ये पूछ पाऊं कि आप किस चीज में स्पेशलिस्ट हैं, जो कुछ मैंने बताया वही है या इससे ज्यादा है, अपनी स्किल के बारे में जरा सा बताएं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मदऊ किया प्रोग्राम में, और जिस तरह आपने फरमाया कि वाकई ये जो है अगर मेरे जरिए किसी की भी रहनुमाई हो जाए या किसी को उसके दर्द से, उसके मरज में उसकी हेल्प हो जाए, तो ये डेफिनेटली जो है ये तो दारैन की भलाई का सबब है। जी, तो मेरी डबल स्पेशलाइजेशन है इंटरनल मेडिसिन और रूमेटोलॉजी में। और मैं जो है वो रूमेटोलॉजी जो है, जिसे आपने फरमाया कि ये जोड़ों और पट्टों के मसाइल, उसमें उसका स्पेशलिस्ट हूँ। इसके अलावा चूंकि इंटरनल मेडिसिन का भी स्पेशलिस्ट हूँ, तो उसमें जितने भी अमराज जो हैं जो दाखिल होते हैं मरीज हमारे पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मेडिसिन के अंदर, जिसमें आजकल तो जैसे आपने फरमाया कि कोरोना के मरीज जो है वो, तो मेरी आजकल ड्यूटी कोरोना वार्ड में ही है पिछले 3 महीने से, तो वो भी देखता हूँ। उसके अलावा मैं डायरेक्टर हूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी रिसर्च हो रही है इस वक्त तकरीबन 170 क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, उन सब का भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। और उसके अच्छा। अलावा मेरे पास रीजनल और नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। उसमें जो है वो एडवांस थेरेपीज, यानी जितनी भी नई दवाइयाँ पूरे मुल्क में लॉन्च होती हैं आजकल, जितनी कोरोना वायरस के लिए हो रही हैं, आमतौर पर जितनी भी रूमेटोलॉजी में होती हैं, उस सब के अंदर भी मैं नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर जो है वो उसमें गाइडेंस और प्रोवाइड करता हूँ। और इसके अलावा इन दवाइयों को कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, किन मरीजों में इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। आपकी जॉब्स में इतनी सारी ड्यूटियां हैं, इतने सारे फराइज मंसली प्रोफेशनली पेशे के एतबार से सर अंजाम दे रहे हैं, आपको अपनी रिलीजियस ड्यूटीज या फर्ज की अदायगी में कोई परेशानी तो नहीं होती? जी, आपने आजकल तो जिस तरह लॉकडाउन है तो उसके साथ तो जी बिल्कुल इसमें काफ़ी मुश्किल रही है। वैसे तो मैं जो है वो अपना अमूमन मेरा हर थर्सडे इवनिंग को जो है वो एक पूरा एक यूथ सर्कल में और जो है अपना इसमें इस्लामी जो जितने भी कोई तालीम और तरबियत कुछ मैं हासिल करता हूँ, कुछ लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो जी आजकल लॉकडाउन की वजह से वो नहीं हो पा रही, लेकिन जी कोशिश तो करता हूँ कि दोनों तरफ जो है ना वो मतलब बैलेंस रहे। तो इधर मरीजों को भी दीन फ़ायदा हासिल होता रहे और मुझे दीन जितने भी का, मरीजों को भी फ़ायदा होता रहे। दीन और दुनिया के अलूम जो है वो आप सीख कर इंसानियत का भला भी करना चाहते हैं और खुद भी बेनिफिट होना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि why vitamin D is low in Asian people, especially Pakistani people? पाकिस्तानी लोगों में विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा होती है और ये लीड करती है टुवर्ड्स द पेन, जो दर्द होता है यानी पट्टों का, जोड़ों का। तो इसकी क्या वजह है? जी, तो इसमें आपने बिल्कुल सही फरमाया। विटामिन डी इसको मतलब मैंने भी इसके ऊपर बहुत रिसर्च की भी है, पब्लिश भी की है। तो इसमें विटामिन डी जो है ना, इट्स द मॉलिक्यूल ऑफ द मोमेंट। इस वक्त जो है ना ये बहुत, जैसे आपने फरमाया कि इसके ऊपर काफ़ी जो है ना रिसर्च भी जारी है, इस पर तवज्जो भी दी जा रही है। हमारी आवाम में इसके कम होने की जो हमारे यहाँ जितना भी मतलब सन एक्सपोजर है वो बहुत कम है।
तो अब विटामिन डी का प्रॉब्लम ये है कि ये किसी भी डाइटरी सोर्स यानी किसी भी ग़िज़ा से ये हासिल नहीं हो सकता। कैल्शियम हासिल हो सकता है ग़िज़ा से, जैसे दूध से, अंडे से और ग्रीन वेजिटेबल से, लेकिन विटामिन डी की कोई भी ग़िज़ाई उसका सोर्स नहीं है सिवाय ऑयली फिश के। ऑयली फिश में जैसे ट्यूना है, मैकरल है, उसमें किसी हद तक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है उसमें भी। लेकिन उससे डेफिनेटली जो हमारा आरडीए है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, वो उससे भी पूरा नहीं होता। दूसरी एग्जांपल में अगर आपको इस तरह दूं कि लोग कहते हैं जी दूध पिएंगे तो उससे बात बन जाएगी। दूध पीने से कैल्शियम से की तो फायदा हासिल होगा, लेकिन रोजाना अगर एक शख्स 9 पॉइंट्स ऑफ मिल्क यानी तकरीबन 5 बड़ी बोतलें दूध की पिए तो तब जाकर आधी रिक्वायरमेंट उस दिन की पूरी होती है। तो जस्ट टू गिव एन आइडिया कि मिल्क इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, और उसके अलावा बाकी अंडा और कोई भी चीज उसमें विटामिन डी तरह नहीं होता। तो विटामिन डी का जो बेस्ट सोर्स है वो है सनलाइट। अब सनलाइट जो है वो, आप जिस तरह बताया कि हमारे हम कहते हैं कि जी वो जो है ना स्किन उससे बड़ी मुतासर होगी जी, खराब हो जाएगी, उसका रंग बदल जाएगा, उसकी वजह से हम जो है ना सन एक्सपोजर करते नहीं है। तो एक तो ये बहुत बड़ी वजह है। दूसरी, खवातीन में स्पेशली ये कि वो चूंकि ज्यादातर जो है वो घर में होती हैं, स्किन उनकी कवर्ड होती है, तो ये एक सेकंड फैक्टर है जो उसको एग्जैसरबेट करता है। तीसरा ये कि पाकिस्तानी लोगों में, और यानी कि जितने भी डार्क स्किन है, ब्राउन टू डार्क स्किन, इसके अंदर जो कन्वर्जन ऑफ एक्टिवेटेड विटामिन डी है, यानी हमारी जो स्किन में जो इनएक्टिव फॉर्म होती है वो सनलाइट से एक्टिवेट होती है और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो जितनी डार्कर स्किन होगी उतनी ही वो एक्टिवेशन कम होगी, यानी उतना ही आपको सनलाइट का ज्यादा एक्सपोजर चाहिए। तो एक नेचुरली भी हमारी स्किन के अंदर उसकी कन्वर्जन कम होती है। फिर चौथा उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे जितने भी जो विटामिन डी के, ये जो एक और बड़ी अहम चीज है वो ये है कि अगर आप विटामिन डी को कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें हमारा फॉर एग्जांपल मसल यूज है, तो जितना हम मसल्स को, जॉइंट्स को यूज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उतना ही वो विटामिन डी जो है उसकी एब्जॉर्प्शन हमारे पेट से भी वो भी इम्प्रूव होती है, और जाहिर सी बात है कि हमारे मसल्स में भी उसके, और जो उसके मतलब जहां जहां भी उसके स्टोर्स हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं। तो हमारे यहाँ उमूमन एक्सरसाइज की भी बहुत कमी है, जिसकी वजह से वो नहीं होता। फिर पांचवी रीजन ये है कि हमारे जो लोगों के अंदर जो बाकी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज फॉर एग्जांपल, ये कॉमन है। अब डायबिटीज के जहां और बहुत सारे नुकसान हैं लॉन्ग टर्म डायबिटीज के, वहां ये भी है कि उसमें जो पेट में में उसकी जो चीजों की एब्जॉर्प्शन है वो कम होती है। तो उसकी वजह से भी कैल्शियम की भी कमी होती है, और फिर कैल्शियम और विटामिन डी का चूंकि आपस में बहुत करीबी ताल्लुक है, तो उसकी वजह से विटामिन डी भी मुतासर होता है। तो उसमें अब डायबिटीज हो गई। उसके बाद फिर जो सिक्स्थ रीजन है वही है दवाइयाँ। अब फॉर एग्जांपल एक हम कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, काफी सारे लोग इसको ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, ये गोली तो आम इस्तेमाल की जाती है जी, जिसको भी मेदे में तेजाबियत है वो ले रहा है, जिसको भी। अब इसमें भी काफी सारा एविडेंस है कि ये दवाइयाँ ज्यादा लेने से भी जो विटामिन डी और स्पेशली उसका जो बोन हेल्थ है वो भी उसमें मुतासर होती है। विटामिन डी की कमी है, और फिर उसकी वजह से जोड़ों, पट्टों के दर्द ये कॉमन है, रीजन हो सकती हैं। क्योंकि जोड़ों में जो दर्द है वो पट्टों की बीमारियों की वजह से भी हो सकता है, हड्डियों की बीमारी की वजह से भी हो सकता है। तो जोड़, जैसे कि आप जानते हैं कि बेसिकली दो हड्डियों का जो जहाँ पे कनेक्शन होता है वो जोड़ है। तो अब उसमें जो भी चीज उस जॉइंट में शामिल है, उसकी तकलीफ जो है वो वहां पर मौजूद किसी भी चीज की खराबी की वजह से हो सकती है। उसमें लिगामेंट्स हो सकते हैं, उसमें सॉफ्ट टिश्यू हो सकता है, उसमें जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं जिसको मेनिस्कस बोलते हैं उसकी वजह से हो सकता है, हड्डियों की वजह से। तो बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हो सकते हैं दर्द के। जबकि जब हम आर्थराइटिस का लफ्ज बोलते हैं तो वो बहुत स्पेसिफिक लफ्ज है, मखसूस है वो जोड़ों की सोजिश और सोजन के लिए। तो जब जोड़ में सोजिश और सोजन हो तो फिर उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। तो ये दोनों के अंदर मेन डिफरेंस है। अब अगर उसमें जो जहां तक दर्द का ताल्लुक है, तो दर्द के बारे में जैसे मैंने अर्ज किया कि उसमें विटामिन डी की कमी एक बहुत अहम रीजन है जोड़ों के और पट्टों के दर्द के लिए। तो उसमें अगर विटामिन डी कम हो तो उसमें जोड़ों में भी दर्द होता है, और उसकी मेन रीजन ये होती है कि जो पट्टे उसके साथ मुंसलिक हैं, जो जोड़ में अटैच्ड हैं,
वो चूंकि कमजोर हो जाते हैं उसकी वजह से होता है। और दूसरा ये कि हड्डियां भी इसमें, जब विटामिन डी शदीद कम हो जाए तो फिर हड्डियों की जो मेटाबॉलिज्म है, जो उसका पूरा निज़ाम है, वो भी डिस्टर्ब होता है। उसकी वजह से हड्डियां भुरभुरी और कमजोर होती हैं और फिर वो भी दर्द करती हैं। तो उसमें बच्चों में अगर ये बहुत शदीद कमी हो जाए तो फिर उसके लिए उसको रिकेट्स का नाम देते हैं, और बड़ों में जब इसकी कमी हो जाए तो उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। तो उसके लिए जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि कुछ अर्सा पहले ही मैंने एक 46 साल की एक खातून देखी जो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मेरे पास व्हील चेयर में आई। और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतनी उम्र में व्हील चेयर में क्यों है। तो उन्होंने कहा जी 1 साल हो गया है व्हील चेयर से मैं उठ नहीं पा रही, टांगों में ऐसे है कि जैसे जान ही नहीं है। उनका मैंने विटामिन डी चेक करवाया तो बिल्कुल आप समझ लें कि जीरो के करीब था, मतलब अनडिटेक्टेबल। हम्म, और उसके बाद जब उनको मैंने, यानी मेरे पास वाई इसलिए थी कि उनकी हड्डियों में ऑलरेडी फ्रैक्चर के असरात नजर आ रहे थे, बावजूद ये कि वो इतना चल भी नहीं रही थी, लेकिन उसके बावजूद हड्डियों के ऊपर इतनी मतलब वो कमजोर थी। तो मैंने उनको सिर्फ विटामिन डी दिया और फिर मैंने ये चेक किया कि विटामिन डी की कमी क्यों है। तो एक और जो प्रॉब्लम है हमारे, जो जिस तरह इसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है, वो है सीलिएक डिजीज। इसमें बेसिकली जो ब्रेड है और ग्लूटेन जो है, यानी जिस भी खुराक में ग्लूटेन है, जिसकी अहम चीज मिसाल जो वो ब्रेड है, वीट में ग्लूटेन होता है, उसके अलावा राइस में होता है। तो वो उसकी एलर्जी थी, यानी ग्लूटेन सेंसिटिविटी, जिसको सीलिएक डिजीज का नाम देते हैं। उसकी वजह से उनका विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था। तो उनको मैंने वो सीलिएक डिजीज की उनके बीमारी, बेसिकली ग्लूटेन उनकी फ्री शुरू करवाई और विटामिन डी उनको शुरू करवाया। नेक्स्ट टाइम मेरी उनसे 3 महीने बाद मुलाकात हुई, वो चल कर मेरे पास क्लिनिक में आई और चल कर गई। 3 महीने में वो व्हील चेयर से चलने के काबिल हो गई। यानी बाज़ औक़ात इतना ड्रामेटिक असर होता है विटामिन डी की कमी का, तो ये बहुत अहम है। उसके अलावा एक्सरसाइज की कमी जो है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे लोगों के अंदर जोड़ों और पट्टों की दर्द का। कि क्योंकि मसल्स को एक्सरसाइज की इतनी आदत नहीं है, तो मसल्स जो है वो डीकंडीशनड होते हैं। फिर जैसे जैसे वो डीकंडीशन, स्पेशली अब मैं बच्चों को भी देखता हूँ, जिस तरह मेरे जो क्लिनिक्स में जो बच्चे आते हैं, अब उसमें ये होता है कि विटामिन डी की कमी होती है। दूसरा ये है कि वो बच्चे जो हैं बैठकर सिर्फ जैसे वीडियो गेम्स खेल ली, टैबलेट्स के ऊपर वक्त सर्व कर लिया, और कोई आउटडोर उनकी एक्टिविटी नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं है, स्पेशली लॉकडाउन के अंदर। यानी घर में थोड़ी सी कोई पीई हो जाए, कोई एक्सरसाइज, वो भी नहीं कर रहे। तो फिर बच्चों के अंदर वो भी जोड़ों में दर्द का, जिससे आमतौर पे काफ पेन जो है उसकी शिकायत करना शुरू कर देते हैं। तो वो उसमें कुछ भी नहीं होता, मेन चीज ये होती है कि मसल्स डीकंडीशन है क्योंकि एक्सरसाइज नहीं हो रही। तो ये एक बहुत अहम रीजन है। और तीसरा जो है वो इसके अंदर खुराक का बहुत असर है। अब अगर तो अब खुराक का आप जानते हैं कि स्पेशली जो वेस्टर्न डाइट जो है, ये तो जोड़ों और पट्टों के लिए शदीद जो है वो नुकसानदेह। वेस्टर्न डाइट का जिस मतलब और भी बहुत सारे इसके मुज़र असरात हैं, लेकिन उसमें आप जैसे जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है हमारा, ये कि उसमें फैट्स बहुत ज़्यादा हैं और उसमें हम्म। विटामिन मिनरल्स और ये चीज़ें कम है। तो ये सब जो है, ये सब जोड़ों और पट्टों के मसाइल का सबब बनती है। तो इसलिए इन सब के ऊपर तवज्जो देनी जो है ये ज़रूरी है। हमारी जो पाकिस्तानी कश्मीरी ओरिजिन खवातीन बहनें हैं, वो ज्यादातर धूप में नहीं जाती कि रंग काला हो जाएगा। जी और देखें, मार्च अप्रैल मई का जो ये जो मंथ थे, लॉकडाउन तो जरूर था, जी लेकिन बहुत ही ज्यादा धूप निकली है यहाँ जी पे। जी और ये बड़ी हेल्प हो जाती है अगर एशियन और नॉन एशियन जो है, जी यानी पाकिस्तानी होना या इंडियन होना, हमारा एक ही खिता है, या बांग्लादेशी होना, या ये जो हमारा खिता है जमीन है, जी अ, उनकी हड्डियों में और ब्रिटिश या यूरोपियन जो नॉन एशियन है, उनकी हड्डियों में कोई फर्क होता है साख्त के अंदर या? जी बिल्कुल है इसमें। तो इसको ये बेसिकली जेनेटिक डिफरेंसेस हैं, यानी जो जीनियाती असरात हैं, वो उसके हवाले से तो सबसे मजबूत हड्डियां और पट्टे ये एफ्रो कैरेबियंस, यानी जो काले हैं उनमें सबसे ज्यादा उनकी स्ट्रांग होती हैं। दूसरे नंबर फिर कॉकेशियंस जो वाइट लोग हैं उनकी हड्डियां हैं। और फिर सबसे जो जेनेटिकली देखा जाए तो पट्टे और हड्डियां जो हैं उनकी ताकत के लिहाज से फिर तीसरे नंबर पर हमारा जो खिता है साउथ ईस्ट एशिया उसका आता है। तो ये डेफिनेटली जेनेटिक डिफरेंस भी है, लेकिन उस जेनेटिक डिफरेंस को फिर हमने एग्जैसरबेट कर दिया है
इस चीज से कि जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि चूंकि हमारे इस खिते के अंदर मतलब जो है ना वो कुर्सी नशीनी उसका ज्यादा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा है, जो है ना वो एक्सरसाइज करना, फिर विटामिन डी का एक्सपोजर। फिर विटामिन डी की आपने बात की कि जिस तरह धूप निकल रही है, सिर्फ अगर 15 to 20 मिनट्स भी अगर हम चेहरे और बाजुओं के ऊपर सनलाइट लगवा लें रोजाना, तो वो इनफ है रोजाना की जो विटामिन डी की जरूरत है उसको पूरा करने के लिए। ये नहीं है कि सारा दिन बैठने की जरूरत है, सिर्फ इतना भी अगर आप 15-20 मिनट आधा घंटा भी कर लें, दैट्स मोर देन इनफ। और वो घर के अंदर भी, गार्डन के अंदर बैठ के भी हो सकता है, कुर्सी पे बैठ के भी हो सकता है, थोड़ी इसके साथ एक्सरसाइज करने तो मुमकिन है। तो ये भी एक डेफिनेट फर्क है कि जिसकी वजह से ये जेनेटिक डिफरेंसेस जो हैं ये फिर ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। दूसरा ये भी है कि इसमें भी काफी रिसर्च है इसके ऊपर कि इक्वेटर से, खत मुस्तवा से आप जितना भी दूर होते जाएं उतना उतना जाहिर सी बात है कि आपका सनलाइट एक्सपोजर कम होता जाता है, और उसी तरह आपकी हड्डियों के अमराज और फ्रैक्चर्स और ये सब इनकी तादाद भी बढ़ती जाती है। तो इसमें एनवायरमेंटल डिफरेंसेस भी हैं जिसकी वजह से ये हमारे यहाँ जो है ना ज्यादा प्रोमिनेंट है। और फिर बाकी जैसे मैंने अर्ज किया कि खुराक का भी फर्क है, फिर ये सारे फैक्टर्स मिलकर तो फिर ये जिसकी वजह से हमें और भी ज्यादा जरूरत है जो है ना वो हड्डियों को, और स्पेशली जो हमारे पट्टे और जो हड्डियां हैं इनको मजबूत रखने के लिए, कोशिश करने के लिए ये एक्सरसाइज और खुराक इसके ऊपर तवज्जो देनी बड़ी जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस सेगमेंट में हमने ये चीज एनालाइज की कि विटामिन डी की कमी क्यों है, एशियन और नॉन एशियन की बोन्स में क्या फर्क है। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ मूवमेंट जो होती है, लेजी लाइफ, और फिर हम खुराक का जो इस्तेमाल करते हैं उसमें ग्लूटन की वजह से कई दफा हमें जोड़ों और पट्टों में दर्द होता है। हम दूसरे सेगमेंट में जो आर्थराइटिस है, यानी वो हर किस्म के आम कॉमन बीमारी है, और वो क्यों होता है, फिर यूरिक एसिड जो होता है वो अगर इंसान के जिस्म में बढ़ जाता है तो गाउट होती है। गाउट एक कॉमन डिजीज है, कहते हैं रिच लोगों की बीमारी है, उसकी वो क्यों होती है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस सेगमेंट को अगर हम आपकी जुबानी कोई और चीज जो आपने एनालाइज की है जो बतानी है आम फैम में, एक तो डॉक्टरों की लैंग्वेज में बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, वो अपने देसी जुबान में नहीं होते या उर्दू में नहीं होते। बस आखिर में सिर्फ पैगाम ये देना चाहूंगा समराइज करते हुए कि जी विटामिन डी की कमी एक काफी बड़ा मसला है हमारे अवाम के अंदर, और इसको अगर धूप के अलावा इसका और कोई ग़िज़ाई सोर्स नहीं है तो इसलिए मेरी सजेशन ये है कि हम सबको विटामिन डी का सप्लीमेंट जो है वो लेना चाहिए। विटामिन डी की गोलियां रोजाना लेनी चाहिए। इसमें ये सिर्फ आवाम के लिए नहीं, मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, तकरीबन 200 के करीब वर्ल्ड एक्सपर्ट्स जमा थे। हमने वहां पूछा कि कितने लोग खुद विटामिन डी ले रहे हैं। आप यकीन करें 99% डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स खुद विटामिन डी ले रहे थे। तो यानी इसलिए क्योंकि विटामिन डी का बेस्ट जो है वो यही है, तो उसमें रोजाना की सिर्फ एक गोली अगर ले ली जाए विटामिन डी की, जो 800 to 1000 यूनिट्स या 20 to 25 माइक्रोग्राम्स डेली, ये नेशनल रिकमेंडेशन भी है और ये हमारा आरडी यानी कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस भी है। तो ये आप जरूर किसी भी अच्छे आप जो है वो विटामिन शॉप से आप इसको ले लें और इसको अपनी आप जो है ना रेगुलर डाइट का हिस्सा बना लें। ये आप अपने जीपी को कहेंगे पहले चेक करवाएंगे या काउंटर से ले सकते हैं? जी नहीं, ये ओवर द काउंटर आई वुड सजेस्ट कि ओवर द काउंटर लें, जीपी से चेक करवाने। इसके कोई रिएक्शंस भी हो सकते हैं कि नहीं? जी नहीं, विटामिन डी की का कोई साइड इफेक्ट जो है ना वो किसी रिसर्च में आज तक नहीं आया जो रेगुलर, बल्कि जो लोग ज्यादा भी अगर विटामिन डी ले लें यानी कि ओवरडोज भी इसमें हो जाए, एक के बजाय 2 गोलियां भी कोई ले ले, तब भी बॉडी का बड़ा अच्छा सिस्टम है इसके उसको मेंटेन करने का, इसका एक्विलिब्रियम रखने का, इसको तो इसमें ये हर वक्त इसका तवाज़ुन जो है बॉडी में कायम रहता है। तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम निसार साहब से गुफ्तगू जो है वो इसका सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अगली
जो हमारा एपिसोड है उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी नई बातें आप सीखेंगे, खासकर अर्थराइटिस के बारे में, इसकी क्योर के बारे में, और फिर यूरिक एसिड जो आम हमारे पाकिस्तानियों में, मैं पाकिस्तान में जाता हूँ तो कहते हैं जी ये दाल नहीं खाना, ये दाल नहीं खाना, ये ना खाना, वो ना खाना, क्योंकि इसमें यूरिक एसिड ज्यादा है। तो इनसे दूसरी किस्त के अंदर जो है वो पूछेंगे कोरोना वायरस के जो मरीज हैं वो कितने लाइकली इफेक्ट हुए हैं। तो आप डॉक्टर खुरम निसार साहब की जो गुफ्तगू है वो मजीद भी सुनेंगे दूसरी किस्त